Hi everyone, I hope all of you are doing well. As all of you know, we are doing the lecture series of heterocyclic compounds. In heterocyclic compounds, we have studied about its introduction part, its types, and we have started with pyrrole, then furan, then thiophene. So we have completed 5-membered heterocyclic compounds synthesis, reactions and properties part, which are important in the point of आर एग्ज़ाम और आर सिलेबस, ठीक है, या कह सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़रूरी है वो सब हम कर चुके हैं 5 मेंबर्ड के लिए। आज जो हम करेंगे वो है हमारे पास 6 मेंबर्ड, और 6 मेंबर्ड में हमारे पास रहता है pyridine, विच इज़ सिंपलेस्ट और यू कैन से द कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन 6 मेंबर्ड रिंग, है ना। तो 6 मेंबर्ड रिंग में हमारे पास pyridine की अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे कुछ बहुत मुश्किल भी नहीं है, काफ़ी सिंपलेस्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो आज हम यही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, pyridine बेंजीन का ही एक डेरिवेटिव है। बेंजीन में सारे कार्बन एटम होते हैं, pyridine में क्या है, सारे कार्बन तो हैं, बस एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक खास बात का ध्यान रखना होता है, और वो ये कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिसिटी और डीलोकलाइजेशन। इट इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन डीलोकलाइजेशन, ठीक है, या फिर एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के लिए हमें इसके इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी एरोमेटिक होता है क्योंकि इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें ऑलरेडी बने बनाए दिख रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो लोन पेयर है, और इसकी एक एक्चुअल में वजह है कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पाई सिस्टम के हैं उनके पी ऑर्बिटल्स, और जिस पी ऑर्बिटल में ये लाई करता है, ये लोन पेयर लाई करता है, वो परपेंडिकुलर होते हैं। अगर बाकी के पी ऑर्बिटल्स और लोन पेयर का पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्जुगेशन के चांसेस तो है ही नहीं, क्योंकि अगर आप डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन चाहते हो तो पी ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के पैरेलल होना ज़रूरी है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास ये तो बात क्लियर हो गई कि डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट अगर डीलोकलाइजेशन में इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या ये बेस की तरह एक्ट कर सकता है? तो आपका आंसर होगा येस, क्योंकि जब इसका लोन पेयर इसकी एरोमेटिसिटी को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है, तो हमें इसके लोन पेयर को डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो प्रोटॉन को इजीली डोनेट किया जा सकता है। दैट्स वाई इट कैन एक्ट एज अ बेस। ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बट येस, हमारे पास एक बेस की तरह, एक माइल्ड बेस की तरह ये एक्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस में pyridine एज कैटलिस्ट भी काम करता है। pyridine एज कैटलिस्ट भी काम करता है। जैसे अगर हम बात करें बेंजीन रिंग में ब्रोमिनेशन की, हमने दी है सिर्फ ब्रोमीन और एक सॉल्वेंट, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। बट अगर हमने यहाँ पे दिया है ब्रोमीन सॉल्वेंट विद pyridine, ठीक है, जहाँ पे ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो वहाँ मोनोहेलोजिनेशन हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उस केस में हमें मोनोहेलोजिनेशन देखने को मिल जाएगी। सो कुछ रिएक्शंस में हमारे पास pyridine जो है वो कैसा काम करता है, एज कैटलिस्ट भी काम करता है। और इसके लिए इसका जो मैकेनिज़्म है वो कुछ ऐसे रहता है कि आपके पास ये था pyridine क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर फ्री है, जिस ब्रोमीन पे बेंजीन खुद अटैक नहीं कर पा रही है, ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर के थ्रू, एक ब्रोमीन पे है पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव, तो अपने लोन पेयर के थ्रू उस पॉजिटिव चार्ज वाले ब्रोमीन को ऐड कर लेगा। जैसे ही ऐड करेगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब पहले जो हमारे पास बेंजीन थी उसे ये वाला ब्रोमीन इतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं लग रहा था, उतना रिएक्टिव नहीं लग रहा था, बट अभी ब्रोमीन जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, तो अब ज़्यादा रिएक्टिव हो चुका है। तो अब बेंजीन किसी भी कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ब्रोमीन को एक्सेप्ट करेगी, ताकि इनका ये बॉन्ड टूट जाए और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। तो आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन बेंजीन की एक पार्ट पे ब्रोमीन मिल जाता है, प्लस ये जो pyridine है ये अगेन फ्री हो जाता है।
कैटलिस्ट का काम हम यही बताते हैं ना कि हमारे पास वो रिएक्शन जो नॉर्मली नहीं हो पा रही थी उसको एक्टिवेट कर दे, उसे करवा दे, और बाद में जब रिएक्शन हो जाए तो चुपचाप बाहर भी निकल जाए। तो वो काम हो रहा है ना यहाँ पे हमारे पास, देखने को मिल रहा है एक बेसिक एग्जाम्पल। दैट्स वाई पिरिडीन जो है वो हमारे पास एरोमेटिक है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर, एज वेल बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, एज वेल कुछ रिएक्शंस में कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, बट अगर आपके पास सपोज जैसे बेस की ही बात करें और उसके लिए कंपैरिजन कहीं पे आता है, ठीक है, एक आपके पास ऐसी रिंग है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ऐसी रिंग है, नाइट्रोजन तो है बट कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ऐसा है, ठीक है, H। तो अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये जो सेकेंड रिंग है दिस कैन एक्ट एज बेटर बेस, दिस कैन एक्ट एज बेटर बेस। सिंपल सी बात है, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये है इस वक्त डबल बॉन्ड के ऊपर, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में s कैरेक्टर होता है ज़्यादा, जिसके पास s कैरेक्टर ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर ज़्यादा, एंड जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो नॉट अ गुड डोनर कहलाता है। बहुत सिंपल सा बेसिक सा हमारे पास यहाँ पे रीज़न है कि अगर ऐसे कहीं पे कंपैरिजन आए तो सिर्फ डिफरेंस यही है कि ये sp2 डबल बॉन्ड पे है, ये sp3 सिंगल बॉन्ड्स पे सारा। दैट्स वाई sp3 और sp2 में जो s कैरेक्टर है ये s परसेंटेज है, आपने पढ़ा होगा। sp में 50-50, S कैरेक्टर 50, Pb 50, sp2 में 33 एंड 66.6 और sp3 में 25 एंड 75, ये है S, ये है P। तो उस हिसाब से यहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा होता है, जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा उसकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा मानते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो बेटर डोनर नहीं होता है। तो अगर कंपैरिजन आता है तो आप जस्ट S कैरेक्टर के बेसिस पे कर सकते हो। ओके, अब मैं बात करती हूँ इसके टोटोमर्स की, ठीक है, कि पिरिडीन के और क्या क्या टोटोमर्स होते हैं, क्योंकि कुछ रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे पास है पिरिडीन और यहाँ पे है बिल्कुल इसकी एडजेसेंट पोजीशन पे OH। तो जो इसका जो इसका टोटोमर है वो कैसे बनेगा कि ये H ऑक्सीजन से उठ के कहाँ जा सकता है, नाइट्रोजन के ऊपर, और यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ NH। तो इसे हम कहेंगे 2-पिरिडोन। कुछ रिएक्शंस हमें मिलती हैं इन टोटोमर्स के साथ, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली यही जो आपके पास अल्कोहल वाला पार्ट है ये इस पोजीशन पे होता तो यहाँ से भी टोटोमर बन सकता है। ये H यहाँ से इलेक्ट्रॉन की हेल्प से मूव होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, नाइट्रोजन के पास। बट ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे। ये जो अब बना इसे हम कहेंगे 4-पिरिडोन, ठीक है। तो ऐसे कुछ टोटोमर्स हमारे पास रहते हैं, किसके, पिरिडीन के। एग्जैक्टली इस तरीके से आपके पास जो पिरिडीन है उसकी एडजेसेंट पे NH2 ग्रुप भी हो सकता है। तो इसमें भी सेम वही कि एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, ये जो रिंग का है ना, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड NH। तो इस तरीके से टोटोमर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि टोटोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये जो 2-पिरिडोन और 4-पिरिडोन है ये थोड़े से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे फर्दर रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगी और उन रिएक्शंस में थोड़ी बहुत हमें सिलेक्टिविटी का भी डिस्कस करना है कि कहाँ से अटैक होगा, कहाँ से नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे हम बाकी सब में करते आए हैं वैसे ही इसमें भी पहले सिंथेसिस वाले पार्ट को कवर कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टूवर्ड्स रिएक्शंस पार्ट। रिएक्शन वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, ऐसा नहीं है कि सिंथेसिस वाला नहीं है, बट रिएक्शन वाला जो है वो काफ़ी वैरायटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ पिरिडीन, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हैश सिंथेसिस।
HANTSCH, अभी भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, HANTZSCH, ओके, हैश सिंथेसिस, ये है स्पेलिंग HANTZSCH, हैश सिंथेसिस, ठीक है। हैश सिंथेसिस में हमें क्या चाहिए होता है, हमें बिल्कुल वैसा ही कुछ सबस्ट्रेट चाहिए जो हमने पायरोल सिंथेसिस में यूज़ किया था कि डाइकार्बोनिल सिस्टम हो जिसमें एक्टिव मिथिलिन होना चाहिए। तो एक तरफ कीटोन, दूसरी तरफ एस्टर हमने लिया है। साथ में हमें एक एल्डिहाइड की ज़रूरत है, एज वेल अमोनिया की ज़रूरत है, क्योंकि पिरिडीन में नाइट्रोजन जो है वो हमें यहीं से मिलेगा। पीएच जो है वो ऑलमोस्ट 8.5 हम लेके चलते हैं नॉर्मली, और एक सॉल्वेंट, और इसकी प्रेजेंस में हमें मिलता है यहाँ पे 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन, 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन। डाइहाइड्रोपिरिडीन, ठीक है, हाइड्रो क्योंकि यहाँ पे भी H है ना, 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन, जिसे हम फर्दर रिएक्ट करवाते हैं DDQ से फॉर एरोमेटाइजेशन। पढ़ा है ना आपने रिएजेंट्स में, DDQ एरोमेटाइजेशन के लिए यूज़ होता है, डाइसाइनो डाइक्लोरोक्विनोन। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी रिंग में नहीं देखने को मिल रही है उसे वापस ले आएगा। तो ये हो गया यहाँ पे R, ये R पार्ट कहाँ से है, एल्डिहाइड से, ये एस्टर पार्ट हमारे पास, अच्छा ये मिथाइल तो हमने गायब भी कर दिया, यहाँ पे मिथाइल भी रहेगा है ना, ये मिथाइल कीटोन वाले पार्ट से, और दूसरे पार्ट से क्या है हमारे पास, एस्टर। तो यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल, मतलब सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन हमें यहाँ पे मिल जाता है। क्या मिलता है, सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीन, ठीक है। तो DDQ यूज़ कर लो, या फिर आपके पास एक ऑप्शन और भी रहता है, वैसे तो बहुत सारे हैं बट जनरली जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है नाइट्रोबेंजीन का। तो DDQ यूज़ करो चाहे नाइट्रोबेंजीन यूज़ करो, ये हमारे पास क्या कोज करेगा, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। तो ये हैश सिंथेसिस का आपके पास जनरल सा आइडिया है, मैकेनिज्म भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। बट इनके कॉम्बिनेशन से 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन मिलता है, कंप्लीट पिरिडीन नहीं मिला है तो हम DDQ या नाइट्रोबेंजीन यूज़ कर सकते हो। DDQ का पूरा नाम आपके पास यहाँ पे क्या था, 2,3 डाइसाइनोक्विनोन अगर नॉर्मली आपको बताना है तो, ठीक है। और अगर कंप्लीट पोजीशंस के साथ बताना है तो आप DDQ को ऐसे बता सकते हो, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। आपके पास 2,3 डाइक्लोरो, 5,6 डाइसाइनो, 1,4 बेंजोक्विनोन, इस तरीके से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके पास रहता है। और ये यूज़ क्यों किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है फॉर एरोमेटाइजेशन, या जहाँ पे आपको कॉन्जुगेटेड बॉन्ड की ज़रूरत है वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। एज वेल नाइट्रोबेंजीन भी सेम काम कर सकता है, ठीक है जी। ओके, सो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं इसका जी, ठीक है। हैश सिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या कहता है, सबसे पहले जो आपने एक्टिवेटेड मिथिलीन वाला मॉइटी लिया है उससे एल्डिहाइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो जो एक्टिवेटेड मिथिलीन वाला ऐसे है ना, ये यहाँ पे आपके पास है एस्टर, दूसरी तरफ कीटोन, तो इसकी सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी इनोल फॉर्म। ये अब इसकी कीटो फॉर्म है ना, तो हमें इसकी इनोल फॉर्म बनानी है, क्योंकि इनोल फॉर्म जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। तो इनोल फॉर्म से हम रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। अब ये जो सेकेंड है ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड में तो कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, इट मीन्स इस स्पीशीज़ को न्यूक्लियोफाइल देना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इनोल फॉर्म से मिलता है।
तो ये OH ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ कार्बन पे बना नेगेटिव चार्ज, वही नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है CO2 और इस जगह पे आ गया कार्बन और इसे मैं डायरेक्ट OH लिख रही हूँ। वैसे तो O नेगेटिव बनेगा ये, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है इसी को वर्कअप की फॉर्म में एक्सेप्ट करके ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिहाइड्रेशन। ये पहला हाइड्रोजन इनोल फॉर्म के लिए यूज हो गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे इस OH के रिमूवल के लिए यूज होगा। जैसे आपने एल्डोल कंडेंसेशन नहीं पढ़ी, बस वैसा ही कुछ मैकेनिज्म ये फॉलो कर रहा है। अगर एसिडिक कंडीशन में आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन है, बेस में दी हो तब तो इनोलेट बना लेते हो, बट एसिडिक में दी हो तब इनोल फॉर्म बनाते हो ना। तो एक हाइड्रोजन इनोल फॉर्म के लिए यूज हो गया और दूसरा हाइड्रोजन जब लास्ट में वाटर रिमूव करते हैं उसके लिए यूज हो गया। तो वही चीज़ यहाँ भी सेम, ठीक है, माइनस वाटर, ये हो गया H और ये हो गया CO2 ये हमने फर्स्ट जो एक्टिवेटेड मिथिलीन वाली मॉइटी ली थी एल्डिहाइड के साथ, उसके रिएक्शंस करवा दी। अब आफ्टर दैट हमारे पास एक और मॉइटी है, उसकी भी हम ऐसे ही इनोल फॉर्म लेंगे, ठीक है, और इनोल फॉर्म के थ्रू ही रिएक्ट करवाएंगे। लेकिन अब हमारे पास जो इनोल फॉर्म है उसे दो सेंटर मिल रहे हैं आपके पास, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये फोर्थ पोजीशन भी इलेक्ट्रोफिलिक है। तो अब जो हमारे पास अटैक होगा इनोल फॉर्म का वो इस सॉफ्ट वाले सेंटर पे होगा, यानी इस फोर्थ पोजीशन पे। और जब यहाँ अटैक होगा तो इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव करते हुए ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, ठीक है। सेकेंड मॉइटी भी आ गई। अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ बन गया ये O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, देन ये कार्बन था, इस कार्बन के साथ ये A है, ये B है, ये A है और ये B है, और B के पास है डबल बॉन्ड O और मिथाइल, A के पास है एस्टर एज वेल, यहाँ पे भी है एक एस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट मॉइटी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके कुछ बनाती है, उसके बाद जो एक्टिवेटेड मिथिलीन की सेकेंड मॉइटी है उसकी इनोल फॉर्म दोबारा हमारे पास रिएक्ट करती है और फिर कुछ ऐसा कंपाउंड हमारे पास बनेगा। अब जस्ट हमें वर्कअप की प्रोसेस करवानी है ताकि ये O नेगेटिव जो है इसे हम स्टेबलाइज कर सके। ये O नेगेटिव जाएगा यहाँ पे और यहाँ से प्रोटॉन कर लेगा एक्सेप्ट, तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, एंड देन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O मिथाइल, और ये है हमारे पास CO2 और ये भी CO2 ठीक है। चाहे तो थोड़ा सा अरेंज्ड वे में ऐसे लिखो, दोनों की टोन एक तरफ, ठीक है। ये बन गया। अब इसके बाद एक चीज़ हमारी और रह गई है, हमने साथ में क्या लिया था, अमोनिया लिया था ना, उसकी रिएक्शन अभी हमने कहीं भी नहीं कराई। तो अब अमोनिया काम करेगा। अमोनिया क्या करेगा, दोनों में से किसी भी एक कार्बोनिल पे अटैक करके कार्बन डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डबल बॉन्ड N में, ठीक है, विद द रिमूवल ऑफ वाटर, विद द रिमूवल ऑफ वाटर। अब जैसे हमारे पास ये कार्बन डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होगा कार्बन डबल बॉन्ड N में, फर्दर स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन के अगर लोन पेयर हमें फ्री करनी है तो हमें यहाँ से टोटोमेरिज्म फॉलो करनी पड़ेगी। इस हाइड्रोजन को कहाँ भेजना पड़ेगा, नाइट्रोजन के ऊपर, ताकि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है तो अभी भी, बट क्या होगा कि वो sp2 से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। अभी बताइए ना आपको बात, तो ये हो जाएगा NH2, जिससे रिएक्ट करना या अटैक करना ज़्यादा आसान हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ठीक है जी। जब एक बार ये हो गया टोटोमेरिज्म से, तो अब हमारे पास देखो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है रिंग में और ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है, तो वही चीज़ होगी। अब कार्बन डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बन डबल बॉन्ड N में, विद द रिमूवल ऑफ वाटर, विद द रिमूवल ऑफ वाटर। हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या, यस, इसके पास R भी तो था यहाँ पे, एल्डिहाइड वाला R पार्ट। चलो अब नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, हमने यहाँ पे बना दिया कार्बन डबल बॉन्ड N, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल, यहाँ पे है
R और यहाँ पे है एस्टर, CO2ET, यहाँ पे है CO2ET। ठीक है, यही चीज़ बनेगी। और अब इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यहाँ पे टोटोमेरिज्म करानी है, ताकि जो एक तरफ हमारे पास बॉन्ड है, ठीक है, वो हमें आसानी से मिल जाए। समझ रहे हो ना इस बात को? यहाँ पे हमने एक और चीज़ मिस कर दी। जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया था तो ये एक तरफ तो डबल बॉन्ड हमारे पास है ही ना, हाँ, ये डबल बॉन्ड तो हमारे पास यहाँ पे था ही। दूसरी तरफ वाले को कैसे लाएंगे? जस्ट इस हाइड्रोजन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिला के नाइट्रोजन पे पहुँचाएंगे, यानी फिर से टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म जब हुई तब हमारे पास कुछ ऐसा आया कि एक बॉन्ड तो इस तरफ था ही, एक इस तरफ बन गया, यहाँ पे आ गया R, यहाँ पे आ गया CO2ET, यहाँ पे भी आ गया CO2ET, यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे है मिथाइल। अब जस्ट ज़रूरत है किसकी? DDQ की या फिर नाइट्रोबेंजीन की, जो भी एरोमेटाइजेशन कर सकते हैं या अनसेचुरेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पिरिडीन कंप्लीटली नॉन कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स को कॉन्जुगेशन में ले आएगी और हमें जो यहाँ पे चाहिए था पिरिडीन, वो सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा लेंथी है, बट बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो क्या है कि हमें एक्टिवेटेड मिथिलीन वाला कंपाउंड चाहिए, उस मॉइटी की 2 या 2 से ज़्यादा इक्विवेलेंट्स होने चाहिए। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट की इनोल फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगी, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में होता है, पहले कंडेंस होते हैं फिर वाटर लीव करता है, एग्जैक्टली यहाँ भी वैसा ही हुआ। आफ्टर दैट हमें जो दूसरी मॉइटी थी वो भी मिली, उसने भी कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन करी। फ़र्क क्या था? यहाँ पे उसने अटैक 1-2 टाइप से किया था, यहाँ अटैक 1-4 टाइप से करेगी। ठीक है, क्योंकि इनोल फॉर्म है तो वो सॉफ्ट सेंटर ढूंढती है। अगर मिल रहा है सॉफ्ट सेंटर तो सॉफ्ट पे अटैक करेगी, नहीं मिल रहा है तो फिर हार्ड सेंटर पे ही करना पड़ेगा, जिसे आप 1-2 और 1-4 एडिशन कहते हो, है ना। 1-2 हार्ड टाइप एडिशन, 1-4 सॉफ्ट टाइप एडिशन। तो ये सॉफ्ट वाली एडिशन कराते हुए हमारे पास ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसके बाद जस्ट वर्कअप की प्रोसेस थी ताकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। देन बाकी सब यूज़ कर लिया, अमोनिया का यूज़ नहीं हुआ, तो अमोनिया यहाँ यूज़ होगा, जिसमें हमारे पास किसी भी एक कार्बोनिल को वो कार्बन डबल बॉन्ड O से कार्बन डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप लोगों को पता है, मैंने कई बार चीज़ बताई है कि लोन पेयर यहाँ अटैक करता है, ये OH बनता है, देन अगेन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं और OH2 यानी H2O बाहर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड N कन्वर्ट हो जाता है और N के साथ जो भी हमारे पास ग्रुप्स हैं। ठीक है, देन टोटोमेरिज्म कराई ताकि डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड पे आ जाए, अटैक करना इजी हो जाए। फिर उसने अटैक किया, अटैक करने के बाद टोटोमेरिज्म कराई, तो हमें यहाँ पे 1,4 डाईहाइड्रो, 1,4 डाईहाइड्रो, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ आया है ना, लिखना है यहाँ पे, तो 1,4 डाईहाइड्रो हमारे पास पिरिडीन बन गया। बट अभी भी ये कंप्लीट पिरिडीन तो नहीं है ना, कंप्लीट एरोमेटाइज नहीं है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ी? हमें ज़रूरत पड़ी DDQ या नाइट्रोबेंजीन की, जिसकी हेल्प से हमने इसे कम्प्लीटली एरोमेटाइज्ड कर दिया या अनसेचुरेशन इसमें क्रिएट कर दी। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट टाइप ऑफ सिंथेसिस ऑफ पिरिडीन। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास सिंथेसिस है उसमें क्या देखा जाता है, नोट कीजिए, वो बहुत सिंपल टाइप की है। जैसे आप पालनोर सिंथेसिस में क्या कर रहे थे, 1,4 डाइकीटोन ले रहे थे ना, वैसे ही इसकी जो सेकेंड सिंथेसिस है इसमें हम 1,5 डाइकीटोन लेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, और उससे हमारे पास पिरिडीन सिंथेसाइज हो सकता है। 1,5 डाइकीटोन है ना, ऐसे बनाएंगे तो उतना सही नहीं बनेगा, ऐसे बनाते हैं, यस, एंड हाइड्रोक्सिल अमीन, 1,5 डाइकीटोन एंड हाइड्रोक्सिल अमीन। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन में नाइट्रोजन अटैक करेगा। ठीक है, और अगर आपको पता है कि जब भी कार्बन डबल बॉन्ड हो नाइट्रोजन कंटेनिंग किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है
तो उसे कन्वर्ट करेगा कार्बन डबल बॉन्ड N में, और N के पास जो भी ग्रुप्स हैं, तो हाइड्रोजन तो वाटर की फॉर्म में चले जाते हैं, बट कोई R ग्रुप है या कोई और सब्स्टिट्यूएंट है तो वो ज़रूर रहता है। जैसे OH है तो OH ज़रूर रहेगा, उसे आप रिमूव नहीं कर सकते। हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी सेकेंड स्टेप हमें वही करना है, टोटोमेरिज्म, ताकि नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। क्यों करवाया? ताकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो आसानी से कार्बोनिल पे अटैक कर सके। अटैक करेगा, देन अगेन वही कहानी कि कार्बन डबल बॉन्ड O विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डबल बॉन्ड N। बट क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं डबल बॉन्ड करने से, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक नेक्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कराएंगे, ताकि क्या हो सके, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो सके। E1 एलिमिनेशन काइंड ऑफ, और E1 एलिमिनेशन टाइप जब हमें यहाँ देखने को मिलेगी तो सॉरी, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा न्यूट्रलाइज। ये बॉन्ड क्यों हम भूल गए, ठीक है जी। अभी भी आपके पास ये कम्प्लीटली एरोमेटिक नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वाटर का रिमूवल। तो वो कैसे हो सकता है कि H+ आयन दो, ये जो HCl है ना, एसिडिक कंडीशन के लिए फर्स्ट हाइड्रोक्सिलअमीन हो गया, सेकेंड ये HCl, इससे H+ आयन मिले तो OH को प्रोटोनेट किया, प्रोटोनेट हो गया, गुड लिविंग ग्रुप बन गया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर सकता है और यहाँ से वाटर बाहर। तो अल्टीमेटली जब प्रोटोनेशन के बाद ये वाटर रिमूव होगा तो आपको मिल जाएगी पिरिडीन। आपको मिल जाएगी पिरिडीन, ठीक है। तो अगर ये आपके पास R ग्रुप्स हैं कुछ भी, तब तो हम इसको सिंपल कहेंगे 2,6 डाई एल्काइल पिरिडीन, है ना, 2,6 डाई एल्काइल पिरिडीन। क्योंकि इसमें नंबरिंग कैसे होती है, नाइट्रोजन ये फर्स्ट, ये पोजीशन सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, तो 2 और 6 पे डाई एल्काइल है, तो 2,6 डाई एल्काइल पिरिडीन। बट जब हमारे पास स्पेशली ऐसा हो 2,6 डाई मिथाइल, R स्पेशली मिथाइल ग्रुप्स हों, 2,6 डाई मिथाइल पिरिडीन अगर स्पेशली R ग्रुप्स हों तो उसे हम कहते हैं ल्यूटिडीन, ठीक है। एक स्पेसिफिक नेम है इसका, क्या कहते हैं, ल्यूटिडीन। ये याद रखना कि पिरिडीन हमारे पास जब यहाँ पे सेकेंड और 6th पोजीशन पे R ग्रुप रखता है तो 2,6 डाई एल्काइल पिरिडीन ही कहलाता है। बट अगर स्पेशली 2,6 पे मिथाइल ग्रुप्स हो, डाई मिथाइल हो, तो उसे हम कहते हैं ल्यूटिडीन, ठीक है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में आए तो आपको पता होना चाहिए, ओके। एक और हमारे पास जनरल सा मेथड है सिंथेसिस ऑफ पिरिडीन का, जिसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं देखने को मिलती है, और वो क्या है कि जब एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड के मिक्सचर को, एसिटिलीन की 2 मॉइटीज और हाइड्रोजन साइनाइड की 1, इस मिक्सचर को जब रेड हॉट ट्यूब के थ्रू पास किया जाता है तब भी हमें पिरिडीन की सिंथेसिस देखने को मिलती है। एक कॉमन सा मेथड है, जैसे हमने हैश सिंथेसिस की बात की, वाइडली यूज्ड होता है, या फिर सेकंड हमने 1,5 डाइकीटोन विद हाइड्रोक्सिलअमीन एंड एसिडिक कंडीशन की बात की, वो भी हमारे पास बहुत सिंपल पाल नॉर सिंथेसिस से मिलता जुलता ही टाइप था, ठीक है। वो तो हमारे पास रहते ही रहते हैं, बट एक कॉमन मेथड ये भी है कि जब आप एसिटिलीन की 2 मॉइटीज और हाइड्रोजन साइनाइड का एक मिक्सचर रेड हॉट ट्यूब के थ्रू पास करते हो तब भी हमें पिरिडीन की सिंथेसिस देखने को मिलती है, या पिरिडीन उसमें भी सिंथेसाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारे पास किस चीज़ की, जो भी सिंथेसिस वाली रिएक्शंस हैं, पिरिडीन की प्रॉपर्टीज़ की एज वेल उनकी सिंथेसिस की, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इनकी रिएक्शंस, ओके। अगर हम बात करें रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन की,
रिएक्शंस ऑफ pyridine। तो pyridine के केस में क्या है कि देखो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बनते हैं, क्योंकि एक हेट्रो एटम और वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग में प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करता है, और ऐसा करने की वजह से रिंग की कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जिन पे बनता है पॉजिटिव चार्ज। रिंग जो है वो और ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, तो हमारे पास सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन ऐसी है जिस पे बन रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप करवाना चाहते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट मीन्स न्यूक्लियोफाइल कैसे स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच, तो अगर वो ऐड होना चाहती है तो उसके लिए सबसे प्रेफरेबल वो पोजीशंस होंगी जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होंगी। इट मीन्स सेकंड और सिक्स्थ मानी जाती है ऑलमोस्ट सेम, और उसके बाद अगर सेकंड और सिक्स्थ कहीं पे ऑक्यूपाइड है या सब्स्टिट्यूटेड है तो फोर्थ पोजीशन को किया जाता है प्रेफर। तो ये रीजियो सिलेक्टिविटी रहती है कौन सी रिएक्शंस के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। एज वेल दूसरी टाइप जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी यहाँ देखी जाए तो वो उन पोजीशंस पे हो सकती है जहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अपने आप ही कैसे स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जब वो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो पॉजिटिव वाली पोजीशन पे तो ऐड होगी नहीं, तो वो कहाँ कहाँ ऐड हो सकती है, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे। तो इसमें थर्ड और फिफ्थ पोजीशन को माना जाता है इक्विवेलेंट। तो ऐसे ही है कि थर्ड पे ऐड होगा पहले या सब्स्टिट्यूट होगा, थर्ड ऑक्यूपाइड होगी तो फिफ्थ पे चला जाएगा। बट यहाँ क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो अभी तक आपने पढ़ा उन सब के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जब आप 5 मेंबर्ड वाली बात कर रहे थे उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी आपने, न्यूक्लियोफिलिक का नाम ही नहीं था, बहुत ही रेयर ऐसा था ना। बट यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक भी है, न्यूक्लियोफिलिक भी है, और उसकी वजह ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो रिंग को बना रहा है डेफिशिएंट। रिंग डेफिशिएंट है तो न्यूक्लियोफाइल फटाफट अप्रोच कर लेगा। 5 मेंबर्ड में क्या होता था, खुद ही इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, रिंग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बैठी हुई है, न्यूक्लियोफाइल चाहता है उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना बट वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि खुद उसके पास उसकी पॉकेट्स फुल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब है उसके पास। दैट्स वाई वहाँ न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शंस हमने नहीं पढ़ी, बट यहाँ न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शंस हो पा रही हैं क्योंकि रिंग इस नाइट्रोजन की वजह से डेफिशिएंट हो रही है। बट एज वेल इलेक्ट्रोफिलिक भी मिल जाएंगी आपको, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक नहीं मिलेंगी। और इलेक्ट्रोफिलिक कब मिलेंगी आपको, जब हमारे पास थर्ड और फिफ्थ पोजीशन फ्री होगी, वहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो थर्ड और फिफ्थ पोजीशन ऐसी है जहाँ पे कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बना, इट मीन्स वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो वहाँ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास कब फॉलो की जाती हैं, जब कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जब सब्स्टिट्यूशन है या ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे है तो फिर उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारे पास अटैक होता है। यानी जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, अभी कुछ भी नहीं है ना हमारे पास रिंग पे, तो यही प्रेफरेंस फॉलो की जाएगी। बट इन केस हमारे पास यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपको पहले किसी एक को हटाना पड़ेगा फिर दूसरा उसकी जगह पे आके फिट होगा, ऐसा नहीं है। एडिशन का मतलब होता है आपको किसी को निकालना नहीं है, बस ऐड कर लो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी एक को पहले निकालो फिर उसकी जगह दूसरे को आप रख सकते हो। ठीक है, आपके पास सपोज एक बास्केट है, उसमें 10 एप्पल्स हैं, बिल्कुल जगह नहीं है, आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, पहले एक एप्पल निकालोगे फिर नया कोई मैंगो या नई कोई चीज़ जो है वो उसकी जगह रखोगे, ये है सब्स्टिट्यूशन। बट अगर आप चाहते हो कि उन 10 को निकालना नहीं है बट एक चीज़ उसमें ऐड करनी है, उसके ऊपर ही रख दिया चाहे कैसे भी ऐड कर दिया, तो वो एडिशन रिएक्शन है ना। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं क्या बता रही हूँ कि यहाँ पे
अगर कोई ग्रुप नहीं है कोई भी हमारे पास, तब तो ये प्रेफरेंस फॉलो किया जाता है, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। यही चीज़ काम आएगी आपके हर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में की रिएक्शंस में। बट अगर कोई ग्रुप है तो फिर हम डायरेक्ट उसी पोजीशन पे अटैक कराते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना बेंजीन या एरोमेटिक सिस्टम्स में ऑर्थो डायरेक्टर या मेटा डायरेक्टर या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, क्योंकि वो ग्रुप डिसाइड करते हैं कि फिर कहाँ पे आएगा एग्जैक्टली जब इन पे पहले से ही कोई न्यूक्लियोफाइल ग्रुप प्रेजेंट हो जिसे हम सब्स्टिट्यूट कराना चाहते हैं, तो वो जहाँ प्रेजेंट होता है फिर अटैक वहीं होता है। ये सारी चीज़ें समझ आएंगी आपको एग्जाम्पल्स के साथ, बट जनरल बेसिस पे हम क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इस बात को अच्छे से नोट कर लो। देखो, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि पिरिडीन में जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मिलेंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम ही मिलेंगी। और वो किस तरीके से हमारे पास है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एज वेल अदर, है ना, एज वेल रिडक्शन वाली रिएक्शंस भी है। ठीक है, सारी मैंने यहाँ पे ये दोनों कंबाइन कर दी हैं जो हमें कम देखने को मिलती हैं। जो ज़्यादा मिल रही है विच इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो हम फर्दर डिटेल में करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोसेस है, ये रिएजेंट कंडीशन किसके लिए दी है, नाइट्रेशन के लिए। अगर आप ये विदाउट टेम्परेचर नाइट्रेशन कंडीशन दोगे पिरिडीन को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। यहाँ नाइट्रेशन में आपको N डबल बॉन्ड O विद पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लोअर कंडीशंस में या फिर लोअर टेम्परेचर पे इजीली नहीं होती है, इसलिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। तो जब हाई टेम्परेचर दिया तभी जाके हमारे पास ये नाइट्रेशन वाली प्रोसेस जो है वो क्या हुई है, कंप्लीट हुई है। एग्जैक्टली सल्फोनेशन में भी जब हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन दी है तभी जाके कंप्लीट हुई है। अगर विदाउट टेम्परेचर कराने की कोशिश करोगे तो ये कंप्लीट नहीं होती है। ये होगी हमारे पास सल्फोनेशन और नाइट्रेशन किसके एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। ऐसे ही रिडक्शन की बात करूं तो आपके पास एक बहुत फेमस रिडक्शन प्रोसेस आती है, बर्च रिडक्शन। पढ़ी है आपने नेमिंग रिएक्शन में, है ना। क्या होता है बर्च रिडक्शन में, एल्कली मेटल यूज की जाती है, सोडियम लिथियम, कोई भी एक यूज कर सकते हो विद लिक्विड अमोनिया एंड सॉल्वेंट टर्शियरी ब्यूटेनॉल, प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो ये हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी रखती है कि एरोमेटिक सिस्टम को भी रिड्यूस कर सकती है, बट रिड्यूस हमेशा 1,4 पोजीशन पे करती है। ठीक है, दैट्स वाई 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन हमें मिल जाता है अगर हम बर्च रिडक्शन करवाएं तो। बट सेम एरोमेटिक सिस्टम को अगर हम हाइड्रोजन के साथ निकल या रैने निकल प्रोवाइड करें, ठीक है, हमने यहाँ कोई टेम्परेचर को या प्रेशर को कंप्रेस नहीं किया है, कम नहीं किया है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस में बात कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर वाली बात कर रहे हैं, तो उस केस में ये पूरे के पूरे रिंग के जो डबल बॉन्ड है या अनसेचुरेशन है उसको ख़त्म भी कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीज़ों को याद रखिएगा कि इन कंडीशन में हमारे पास पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज वेल रिडक्शन वाली, अगर पार्शियल करानी है तो बर्च रिडक्शन, कंप्लीट करवानी है तो हाइड्रोजन विद रैने निकल और निकल एट हाई टेम्परेचर, ये कंडीशंस यूज़ की जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फर्दर इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। देखो, न्यूक्लियोफिलिक स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट और बताना चाहती हूँ, और वो कंसेप्ट क्या है, जैसे सपोज आपके पास है यहाँ पे पिरिडीन, और पिरिडीन के दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, और आप करवा रहे हो यहाँ पे नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में जैसे आपको बताया मैंने NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये NH2 और OMe के बेसिस पे डिसाइड होगा, क्योंकि हमें पता है ये पोजीशन भी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने के लिए ससेप्टेबल है, ये पोजीशन भी ससेप्टेबल है, बट हम उस ग्रुप के एडजेसेंट करवाएंगे जो ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बेटर डोनेट कर सकता है रैदर देन ऑक्सीजन, इसलिए इसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग माना जाता है। और इलेक्ट्रोफाइल को तो यही चाहिए ना कि कौन इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर रहा है। तो अगर ऐसा कंपैरिजन कभी भी आपके पास आया तो आप उसे चूज़ करोगे या उसके एडजेसेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे जो ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता
है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन है पिरिडीन की, विच इज़ चिची-वावन रिएक्शन। चिची-वावन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हमारे पास एडिशन एलिमिनेशन का मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। एडिशन एलिमिनेशन, दो टाइप के मैकेनिज्म रहते हैं, एक होता है एलिमिनेशन एडिशन, एक एडिशन एलिमिनेशन। क्या फ़र्क है, पहले ऐड होगा उसके बाद एलिमिनेट होगा, और दूसरा पहले एलिमिनेट होगा उसके बाद आने वाली चीज़ ऐड होगी। तो यहाँ जो मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है वो है हमारे पास एडिशन एलिमिनेशन का, और वो हमारे पास कैसे रहता है कि पिरिडीन है, सोडामाइड के साथ NaNH2, सोडामाइड के साथ उसे हम ट्रीट कराते हैं। तो NaNH2 क्या करता है, सबसे पहले जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए सबसे ससेप्टेबल पोजीशन है, उस पोजीशन पे NH2 अटैक कर देता है और इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा N नेगेटिव, ठीक है। अब जब N नेगेटिव हो गया तो इसको जस्ट स्टेबलाइज करने के लिए ये जो सोडियम है इसका ये पॉजिटिव चार्ज एज काउंटर आयन इसके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हाइड्राइड की एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन कहा था ना, तो पहले ऐड हो गया NH2 पार्ट, अब NH2 अपने इलेक्ट्रॉन देगा और इस हाइड्राइड को यहाँ से बाहर भेजेगा, तो ये अब हमारे पास एलिमिनेट भी हो गया, और ये हो गया डबल बॉन्ड N H एंड H। बट नाइट्रोजन के क्योंकि बन रहे हैं हमारे पास 4 बॉन्ड, तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो अभी अभी H नेगेटिव हमने रिमूव किया था, जो अभी अभी H नेगेटिव हमने रिमूव किया था वो इसी के इस प्रोटॉन को लेके जाएगा। चाहे इसे H नेगेटिव की फॉर्म में शो कर दो, चाहे NaH की फॉर्म में शो कर दो, ठीक है। ये Na कौन, ये वाला मेटल सोडियम हाइड्राइड, यानी बेस की तरह काम करना है, ठीक है। तो ये H नेगेटिव अगर H पॉजिटिव को लेके जाएगा तो H2 रिमूव हो सकता है ना इजीली, और साथ के साथ क्या होगा कि नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। डबल बॉन्ड NH। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपने अमोनिया साथ में रहेगा, ये थर्मल कंडीशन में आपके पास यहाँ पे रिमूव होगा, H माइनस विद H प्लस यानी H2 बन जाएगा, रिमूव हो गया। और उसके बाद जैसे अमोनिया या प्रोटॉन डोनर कोई भी सॉल्वेंट आपको दिया है तो वो क्या कर सकता है फर्दर, जैसे ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और उसी नेगेटिव चार्ज के साथ ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ बन जाएगा NH2। तो अगर पिरिडीन की बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे आपको NH2 पार्ट चाहिए या 2 अमीनो पिरिडीन चाहिए, 2 अमीनो पिरिडीन, तो उस केस में आप चिची-वावन रिएक्शन को फॉलो कर सकते हो, विच फॉलोज द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन एलिमिनेशन। पहले ऐड होता है उसके बाद एलिमिनेट होता है। इस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत इजी है, बस एक बार पहचानना होता है कि जो गिवन कंडीशंस हमने यहाँ लिखी है, सोडामाइड हो गया, अमोनिया हो गया, थर्मल कंडीशंस होगी, ये अगर हमें पिरिडीन के साथ दी है तो डायरेक्ट आप पिरिडीन की एडजेसेंट पोजीशन पे NH2 पार्ट ऐड कर सकते हो। देखो कुछ रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो जैसे आपके पास ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें देखो ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट जब ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो ये NH2 यहाँ ऐड होगा। कहा था ना आपको कि जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है फिर वहीं पे अटैक होगा, कहीं नहीं प्रेजेंट है फिर आपके पास प्रेफरेंस बताई है। तो अब इसमें होगी एडिशन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया NHR और यहाँ पे क्लोरीन, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, अब वही नेगेटिव वापस जाएगा क्लोरीन बाहर। सेकंड स्टेप एलिमिनेशन का, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया, एडिशन एलिमिनेशन। तो यहाँ पे आ गया NHR,
ठीक है, R ग्रुप कभी भी रिमूव नहीं करना है। अच्छा NH2 ही लिया था आपने, चलो NHR ले लो, अब लिख दिया है तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि R ग्रुप जो होता है, हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप्स होते हैं वो कभी रिमूव नहीं होते, वो नाइट्रोजन के साथ रहते ही रहते हैं यहाँ पे अटैक के वक्त। ठीक है, हाइड्रोजन का तो चलो ये होता है कि किसी के साथ गुड लिविंग ग्रुप बनाने में चला गया, बट बाकी चीज़ें नहीं जाती। अब देखो NH सोडियम हाइड्राइड बेस है, सल्फर के साथ जो प्रोटोन है उसी को रिमूव करेगा। अगर बेस रहेगा तो पहले तो वो एसिडिक प्रोटोन रिमूव करेगा, एसिडिक प्रोटोन रिमूव करके बन जाएगा RS नेगेटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? वहीं पे जहाँ ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, ये क्लोरीन, ये SR, और कॉन्जुगेशन के थ्रू नेगेटिव चार्ज पहुंच गया नाइट्रोजन पे। पहला स्टेप कर लिया कौन सा? एडिशन का। अब कौन सा करना है? एलिमिनेशन। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे, क्लोरीन बाहर, यानी न्यूक्लियोफाइल एक जा रहा है, दूसरा उसकी जगह आ रहा है। बट मैकेनिज्म क्या फॉलो किया जा रहा है? एडिशन एलिमिनेशन। पहले वो ऐड हो रहा है, उसके बाद जो पहले वाला न्यूक्लियोफाइल था उसे भेजा जा रहा है बाहर, एलिमिनेशन। तो ये दो एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि अगर पिरिडीन में कोई न्यूक्लियोफाइल पहले से नहीं है फिर तो आपको जो ऑर्डर बताया है वही आप फॉलो करो, सेकेंड, सिक्स, फोर्थ। लेकिन अगर आपके पास दिया है तो उसी सेंटर को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल का उसी पोजिशन पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए है। बेंजाइन मैकेनिज्म अपोजिट होता है इसके, इसमें क्या है? एडिशन एलिमिनेशन। बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या होता है? एलिमिनेशन देन एडिशन। पढ़ा है ये भी आपने, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में बताया आपको। तो यहाँ क्या होगा? जो ज़्यादा एसिडिक प्रोटोन है, ये सोडा एमाइड, उसी प्रोटोन को रिमूव करता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और क्लोरीन को बाहर करेगा। पहले स्टेप में एलिमिनेशन होती है, तो चाहे बॉन्ड्स को आप कैसे भी अरेंज करके रख लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। यहाँ पे फिर एक डबल बॉन्ड पहले से ही होता है, अगर इस तरीके से दिया होता, सपोज ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अरेंज कर भी सकते हो, चाहे उसने दिया है चाहे नहीं दिया। आपको समझना है कि बेंजाइन मैकेनिज्म अगर हो रहा है, सोडा एमाइड और सबसे बड़ी पहचान होती है, अगर उसके साथ हो रहा है तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? बेंजाइन टाइप इंटरमीडिएट। जो आप बेंजीन से बनाते हो यहाँ पिरिडीन से बन रहा है। ठीक है, मोस्ट एसिडिक को चूज़ किया जाता है। और उसके बाद अगर कोई और न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया है तो हम क्या ध्यान में रखते हैं कि इसी का NH2 पार्ट अब न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, लेकिन वो अटैक उस पोजीशन पे करता है, क्योंकि आपके पास दोनों पोजीशन है ना, ये भी है ये भी है, बट वो उस पोजीशन पे अटैक करता है कि उसके बाद बनने वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो। सब बातें मैंने बताई हैं, वही रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव नाइट्रोजन के पास रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एंड देन सिंपल वर्कअप प्रोसेस H+, तो ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे देगा और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, जिसे आप चाहे शो करो चाहे ना शो करो। ठीक है, बट आपको 3 अमीनो पिरिडीन मिल जाएगा। सो इस टाइप की रिएक्शंस भी आपको पिरिडीन के साथ देखने को मिलेंगी, बेंजाइन मैकेनिज्म वाली, विच फॉलोज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। पहले एलिमिनेट होती हैं चीज़ें, फिर एडिशन होती है। ठीक है, हो गया। फिफ्थ एग्जाम्पल है, देखो क्या दिया है, LDA, लिथियम डाइसोप्रोपाइल, देन एमाइड, है ना। तो लिथियम डाइसोप्रोपाइल एमाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस क्या करेगा? जो भी इसे एसिडिक प्रोटोन मिलेगा उसी को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये एसिडिक प्रोटोन यहाँ पे जो बेंजाइलिक टाइप पोजीशन है उसको मान रहा है, तो उसका प्रोटोन जैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अब नेगेटिव चार्ज किस पे जाके रुक जाएगा? नाइट्रोजन पे। यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2। अब जब वो नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो हमें अगेन उसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलना है। ये तो जस्ट हम स्टेबलाइजेशन बता रहे हैं, अदरवाइज बनेगा तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल ही। अब ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए इन्होंने आगे दिया है मिथाइल आयोडाइड। तो ये CH2 मिथाइल पे अटैक करेगा, आयोडीन बाहर। क्यों? क्योंकि
आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक होगा। दैट्स वाई यहाँ पे आ गया हमारे पास ये CH2 पहले से था और यहाँ से क्या ऐड हो गया, CH3। तो इस तरीके की रिएक्शंस भी देखने को मिलती हैं। अगर उसके एडजेसेंट बेंजाइलिक टाइप पोजीशन पे एसिडिक प्रोटोन है तो जस्ट प्रोटोन उसका रिमूव करा के कोई इलेक्ट्रोफाइल दे देगा तो वहाँ पे कार्बन कार्बन टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। अगर वैसा ही फर्दर हमें इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है तो देखो कई बार हमारे पास क्या होता है कि पिरिडीन जो है उसे परऑक्साइड्स के साथ ट्रीट कराया जाए, परऑक्साइड्स के साथ ट्रीट कराया जाए तो वो पिरिडीन एन ऑक्साइड सिंथेसाइज करता है और इसकी भी रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। पिरिडीन एन ऑक्साइड, कभी भी पिरिडीन को परऑक्साइड्स के साथ ट्रीट कराओ, जैसे MCPBA होता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड या H2O2 है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो अब हमारे पास ये क्या करेगा, इस हेट्रोएटम की ऑक्सीडेशन करता है। पिरिडीन एन ऑक्साइड इसे कहा जाता है। और इन केस अब मैं फर्दर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना चाहती हूँ तो वो इलेक्ट्रोफाइल अब मेरा देखो कहाँ ऐड होगा, ये O नेगेटिव यहाँ जाएगा, देन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और बिल्कुल उसके मैक्सिमम डिस्टेंस पे पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिर इस NO2 को ऐड करेंगे। और जब ऐसा हुआ तो हमारे पास कुछ ये चेंजेस देखने को मिले कि यहाँ पे NO2 ऐड हो गया बट नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज अभी भी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्या होती है, इसके बाद होती है एरोमेटाइजेशन, ठीक है, जो अभी अभी डिस्टर्ब हुई। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और ये वापस से हमारे पास बना देगा O नेगेटिव। तो अब इसमें फिर रिंग हमारी एरोमेटिक हो गई। बट ये जो हमने अभी अभी ऑक्सीडेशन कराई थी, अगर हम इसे क्या करवाना चाहते हैं, एक तरीके से इस ऑक्सीजन को रिमूव कराना चाहते हैं तो हम POMe3 या फिर PCl3 इस तरीके का रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे फॉस्फोरस विद 3 हमारे पास बॉन्ड्स है, ठीक है, चाहे OR ग्रुप है चाहे Cl है, वहाँ पे क्या कर सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट कहाँ करता है, सिग्मा स्टार में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सारे सिग्मा बॉन्ड ही बने हुए हैं, तो जो इसके पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए वो सिग्मा स्टार ही है। ये इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये वापसी में इसे देता है, जिससे इसे अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फॉस्फोरस का इसके साथ बन जाता है, चाहे यहाँ से दिखा दो चाहे यहाँ से दिखा दो, एक ही बात है। फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ बन जाता है डबल बॉन्ड और ये 3 OMe ग्रुप, ठीक है, एक स्टेबल लिविंग ग्रुप निकल चुका है और नाइट्रोजन के पास जो ऑक्सीजन था उसे भी हमने हटा दिया है। तो कई बार अगर आपको इस तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करानी है जो बेसिकली नहीं हो पाती हैं, तो उसे हम पहले ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस को कराते हुए प्रोसीड करते हैं, क्योंकि इससे रिएक्शंस थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। पिरिडीन एन ऑक्साइड बना के फिर उसके बिल्कुल पैरा पोजीशन पे वो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, देन टोटोमेरिज्म या एरोमेटाइजेशन से वापस वो एरोमेटिक होता है। बट लास्ट स्टेप ये करवाया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखनी है ये बात कि POR3 टाइप या PCl3 टाइप ग्रुप अगर आपको रिएजेंट दिया हो तो वो इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर सकता है, डीप्रोटेक्ट कर सकता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड स्ट्रांग बनता है तो उसको फिर नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इंटरेस्ट नहीं रहता। सो इस तरीके से भी आपके पास ये रिएक्शंस होती हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी मैं टाइप्स बता रही हूँ, वैरायटी बता रही हूँ, सारी अच्छे से नोट करते जाओ, सब काम आएंगी आपके। देखो पिरिडोन के केस में भी मैंने कहा था ना कि रिएक्शंस हमारे पास होती हैं। तो जब ऐसे 2 पिरिडोन सपोज दिया है, POCl3 और साथ में एक न्यूक्लियोफाइल दिया है, तो ये हमारे पास कैसे काम करता है कि सबसे पहले नाइट्रोजन जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ताकि O नेगेटिव बन सके और O नेगेटिव फिर यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा,
ये चीज़ हमने पहले भी करी है, ठीक है, जिसमें से क्लोरीन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ये हम काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये गुड लिविंग ग्रुप बन सके, ठीक है। एक क्लोरीन जो अभी अभी बाहर हुआ है वो वापस इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। जैसे ही अटैक करेगा नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री। क्यों करवाना है हमने लोन पेयर फ्री, याद करो ज़रा, बताई थी आपको बात, ताकि ये जो ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरस का बॉन्ड बन रहा है इस सारे ग्रुप को लीव किया जा सके एज गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल बात है। क्यों सिंपल है, क्योंकि आप कर चुके हो। अगर आपको ऐसी कंडीशन में कोई भी फर्दर न्यूक्लियोफाइल दिया जाता है तो आपको पता है कि आपके पास पहले एडिशन देन एलिमिनेशन ये मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा और NHR इस क्लोरीन की जगह ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कई बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पिरिडोन के साथ प्रोसीड कराया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, 2 पिरिडोन का मैंने करवा दिया, 4 का आप लोग करवाना, और सेम कंडीशंस हैं, ठीक है, सेम कंडीशंस हैं। पहला POCl3 और दूसरा RNH2, ठीक है, 4 पिरिडोन के साथ। और कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछना, बट हो जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। जैसे 2 पिरिडोन में हमने किया वैसे ही 4 पिरिडोन में भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो। एंड स्पेशल हाईलाइट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, नोट कीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कि जो अभी आपने पिरिडोन की बात की उसी को टोटोमेरिक फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं ना कि नाइट्रोजन की बिल्कुल सेकंड पोजीशन पे OH। तो इसमें 2 अलग तरीके के बिहेवियर देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास CH2N2, ठीक है, यहाँ पे डायज़ोमीथेन दिया है जो कोई हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है। हाँ, कभी कभी लुईस बेस की तरह काम करता है बट स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। तो जब हमें बेस टाइप की कंडीशंस नहीं दी होती हैं तो इसका ऑक्सीजन पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। तो जो भी आपके पास फर्दर यहाँ पे ये CH3 पार्ट ऐड होगा ये ऑक्सीजन के साथ होगा। बट अगर हमारे पास बेसिक कंडीशंस दी हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशंस दी है, तब नाइट्रोजन एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल दिया है वो कहाँ ऐड होगा, नाइट्रोजन के ऊपर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। इस कन्फ्यूज़न को कभी भी मत भूलना, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न मीन्स कि इस बात को कभी भी मत भूलना और ये कन्फ्यूज़न दोबारा कभी लाइफ में क्रिएट मत होने देना। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने लिख दिया दैट स्पेशल हाईलाइट कि अगर एब्सेंस है बेस की तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अगर प्रेजेंस है बेस की, स्ट्रॉन्ग बेस की, तो नाइट्रोजन एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और यही डिफरेंस होता है ऑप्शन में, फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो। तो बस याद रखना, इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऑक्सीजन विल एक्ट एज nucleophile and in presence of base nitrogen will act as nucleophile। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल दिया होगा वो नाइट्रोजन पे ऐड होगा बेस की प्रेजेंस में, और जो भी इलेक्ट्रोफाइल दिया होगा वो ऑक्सीजन पे ऐड होगा इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये थी हमारे पास वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस इन पेरिडीन, जो आपने अच्छे से एक एक पॉइंट को जैसे समराइज करके आपको यहाँ बताया गया है वैसे ही ध्यान में रखना है। उनकी सिंथेसिस, उनकी रेजियो सिलेक्टिविटी, कौन सी पोजीशन है, बाकी अलग अलग उसके डेरिवेटिव्स में क्या क्या रिएक्शंस देखने को मिलती है, हमने सारी यहाँ पे अच्छे से कवर कर ली है, ठीक है जी। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेट्रोसाइक्लिक का।